नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो कक्षा 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करूंगा कि आप सभी के बहुत ही बेहतर अंक प्राप्त होंगे। और उस बेहतर अंकों के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है एक बेहतर तैयारी की। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अधिकांशतः विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि उनकी जो तैयारी होती है तो बाकी सब विषय में तो बहुत ही बेहतर हो जाती है, लेकिन कई बार उनको मैथ्स में काफ़ी समस्या आती है और परसेंटेज में कम बनते हैं, तो उसके कारण उनके ओवरऑल परसेंटेज में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के लिए मैंने ये वीडियो शुरू की है। तो आशा करूंगा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। हर एक्सरसाइज को हर प्रश्नों को यहाँ पर बोर्ड पे लाने की मैं कोशिश करूंगा और आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। कहीं भी आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो मैं आपसे हमेशा ही वीडियो में कहता हूँ कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो बनेगा उसमें आपकी छोटी से छोटी समस्या का भी अपन बहुत ही बेहतर तरीके से सरल तरीके से समाधान करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो ये निवेदन कर दूँ कि जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं निवेदन करूँगा आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे मैथ्स से संबंधित जो भी आपकी वीडियो बन रहे हैं आपके चैप्टर संबंधित, तो उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपकी तरह जो बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी उनको बेनिफिट मिल सके और उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो आज हम पहला वीडियो बना रहे कक्षा 10 के लिए, जिसमें हम पहला जो चैप्टर है आपके वास्तविक संख्या है उसके जो एक्सरसाइज दी हुई है उस एक्सरसाइज को अपन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक निवेदन और कर दूंगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लगेगी जो शायद आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो अपन के जहन में हमें स्थायी रूप से हमें याद नहीं रहती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद हो सकता है बोर्ड एग्जाम के समय उस समय आप शायद भूल जाए, तो अगर लिखा हुआ होगा तो हम उसको बेहतर तरीके से पुनः स्मरण कर सकते हैं। तो आप कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का वीडियो। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वैसे संख्याओं के प्रकार अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सभी संख्याओं के जो जितने भी प्रकार है उनको बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है। अब वापस मैं अगर समझाऊंगा तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मुझे पता है कि आपके लिए समय की बहुत कीमत है। बहुत बड़े वीडियो बनाना मेरा मकसद कभी नहीं रहता है। आप YouTube पे देखेंगे बहुत सारे चैनल है जो आपके लिए बहुत ही लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं, जिसमें हमारा बहुत अधिक समय खर्च होता है। तो मेरा ये मकसद कहीं नहीं है कि आपके अधिकांश समय में खर्च करो। मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा। तो वास्तविक संख्या जो है वो उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या जो है वो क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयोग है। ठीक है, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या है इन दोनों को जब हम साथ में ऐड कर दें तब जाके वो बनती है वास्तविक संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो हम क्योंकि हम समय वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें जो है इसमें ज़्यादा क्योंकि लंबा हमारा चैप्टर दिया हुआ नहीं है कि हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार से कई प्रश्न आता है, ऐसा भी नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो इस बार जो है वो क्योंकि वैसे सिलेबस भी काफ़ी कम कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट में इस बार सिलेबस है। क्योंकि पहले जो सिलेबस था काफ़ी लेंथी था, उसमें हमें नंबर लाने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ऐसे प्रश्न भी थे। लेकिन इस बार आपके काफ़ी कुछ शॉर्ट कर दिया है, जो कठिन प्रश्न थे उन प्रश्नों को हटा दिया है। तो आपको बहुत ही मैं आशा करूँगा कि आप 80 में से 80 नंबर पूरे ला पाएंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला जो प्रश्न आपके दिया हुआ है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमारे सामने कुछ यहाँ पर संख्या दी हुई है और इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। वैसे ये बहुत ही सिंपल है, आप कक्षा 6 से ये पढ़ते हैं, तो इसको हम हल करना बहुत ही सिंपल है। और पहली चीज हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए कि हमें इसके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो किससे होंगे, यानी हमें अभाज्य संख्याओं से ही इनको विभाजित करना है। तो अगर हमारे दिमाग में अभाज्य संख्या होगी तो हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी वे संख्या है जो केवल या तो स्वयं से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है, जैसे 2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। इस तरह से अभाज्य संख्या है। तो हमें जो अधिकांश जरूरत पड़ेगी वो हमें 23 तक की ही जरूरत पड़ेगी। तो इतनी अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब पहला जो प्रश्न है उसको अपन लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है 140, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम बहुत ही करते हैं, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा इसको देखेंगे। इसके साथ में हमें एक दूसरी चीज़ क्या याद होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे ये संख्या दी हुई है, क्या ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है या नहीं होती है, ये 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, 5 से होगी कि नहीं होगी, 7 से होगी कि नहीं होगी। अब ये कब होगा, जब हमें इनके भाज्यता के नियम भी हमारे जानकारी में होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम भाज्यता के नियम हम जानते हैं तो हमें ये बिना समय को हम पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो वैसे दिख रहा है इसका इकाई का अंक क्या है 0, तो 2 से पूर्ण विभाजित होगी। अब विभाजित कैसे करनी है, बिल्कुल सिंपल सा है, हम इसको 2 से भाग देना है, ठीक है। 2 का भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, ये हो गया 0, इस 0 को यहाँ ले लिया, यहाँ उपयोग नहीं हो रहा, तो कितने हो गए 70, यानी 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 70, 70 में वापस 2 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 35 बार। अब 35 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अब उसके बाद हम 3 को लेंगे तो 3 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 3 कितने होते हैं 8, ठीक है। अब इसमें 5 का भाग पूरा जा सकता है, तो 5 का भाग दे दिया हमने कितनी बार 7 बार, और 7 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार 1 बार। यानी हमें जो है 140 के अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से प्राप्त हुए हमें, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये जो आगे जो आंसर हमें जो प्राप्त हो रहे हैं ये इसके कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इनको जब अभाज्य गुणनखंड के क्या हमें प्राप्त करना है, गुणनफल लिखना है, तो आप इनका पुनः गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे कितने होंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 का 7 से गुणा करेंगे, पुनः हमें 140 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये आंसर प्राप्त नहीं होते हैं तो आप समझ जाइए हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए वो कहीं ना कहीं हमने गलत किया है, ठीक है। तो इससे हमारा चेक भी हो जाता है, हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो प्रश्न दिख रहा है 156, वो तो बिल्कुल इसके जैसा ही सिंपल है, तो उसको हम नहीं करेंगे, पर सीधे तीसरे प्रश्न को लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न दिख रहा है। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3825, इसके हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 की भाज्यता का नियम देखें तो इकाई का अंक क्या दिया हुआ है 5, तो 2 का भाग तो इसमें पूरा नहीं जाएगा, तो भाग देके हमें समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है 3, तो 3 को हम चेक करने के लिए इनके अंकों का आप योग कर दीजिए। 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 5 हो गए 18, तो 18 जो है वो 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है 3825, ये 3 से पूरी बार विभाजित होगी, ठीक है। भाग देके दीजिए, 3 एकम 3, 0, अगली संख्या आपने लिखी 8, कितनी बार भाग जाएगा 3 दूनी 6, पीछे बच गए 2, अगली संख्या लिख ली पास में 2, कितने हो गए 22, 22 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 किया 21, पीछे बच गया 1, अगली संख्या हमने ले ली 5 और 3 पंजे 15, ठीक है। यानी ये जो संख्या है 3825, इसमें 3 का भाग कितनी बार गया 1275 बार, ठीक है। अब इसको पुनः देखिए, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो रहे 15, और 15 का अर्थ है ये 3 से विभाजित पूरी होगी। इसको 3 से आप विभाजित कर दीजिए, 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, 0, अगली संख्या लिख दी 7, 3 दूनी 6, पीछे बच गए 1, अगली संख्या आ गई 5, 3 पंजे 15, ठीक है। यानी तो यहां हमने 3 का भाग दिया तो हमें क्या आंसर मिले 425, ठीक है। इसी तरह से देखिए पुनः देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 कितने हो रहे 11, यानी 11 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अगली जो संख्या कौन सा है अभाज्य संख्या 5, तो 5 का इसमें भाग दीजिए, 5 का भाग इसमें जरूर जाएगा क्योंकि इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का भाग दे दिया, 8 पंजे 40 और पीछे बच गए 2, 5 25, ठीक है। पुनः 5 हो रहा है तो 5 का भाग इसमें जरूर जाएगा, 5 एकम 5, 17 पंजे 85, ठीक है। अब 17 में किसका भाग जाएगा, क्योंकि 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 में किसका भाग जाएगा 17 का ही जाएगा, तो 17 का भाग दे दीजिए, कितनी बार 1 बार, ठीक है। तो ये जो है 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं वो कौन से मिले हैं, देखिए हमें 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। और जब इनका आप पुनः गुणा करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 3825। तो इस तरह से हम
किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। शेष जो दो प्रश्न बचे हैं 5005 या 7429, इन प्रश्नों को भी आप इसी तरह से हल कीजिए। हाँ, फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि अगला जो वीडियो होगा उसमें आपकी जो भी परेशानी होगी उस परेशानी को अपन दूर करेंगे। आगे बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ जो पूर्णांक दिए हुए हैं, जैसे 2 संख्या दी हुई है, कहीं 3 संख्या दी हुई है, या 3 से अधिक संख्या भी हो सकती है, उन संख्याओं के हमें HCF का अर्थ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में कहे तो महत्तम समावर्त्य, और LCM जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, ये 2 हमें ज्ञात करने हैं। ये भी हम कक्षा 6 से ऐसे करते आए हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा सा अपन अच्छे तरीके से सीखेंगे। हम जो है इस प्रश्न को हल करेंगे वो कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उससे हम वैसे आपने एलसीएम करने की संक्षिप्त विधि भी सीखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड रूप में ही दोनों को करेंगे। तो अब पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है हमें 26 और 91, इन दोनों का हमें HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला तो क्या करेंगे, वही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो हमने पिछले प्रश्नों में किए थे। ठीक है, इसमें हमने अभाज्य संख्या 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, इसी तरह से हम 91 जो है उसका भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता, 3 का भाग भी देखिए 9 और 1 10 और 3 का भी नहीं जा सकता, 5 का भाग वैसे भी नहीं जा रहा, 7 का भाग आप देखिए, 7 का भाग देखिए 7 एकम 7, पीछे कितने बच गए? 2, 7 या 21। ठीक है, पूरा जा रहा है 7 का भाग। तो 7 का हमने भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 13 बार, और 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, तो ये हमने कर दिया अभाज्य गुणनखंड। यानी 26 के जो अभाज्य गुणनखंड वो हमें क्या मिले हैं? 2 गुणा 13, और 91 के जो अभाज्य मिले वो क्या मिले हमें? 7 गुणा 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर इसका HCF ज्ञात करना है। HCF का अर्थ क्या होता है हिंदी में? महत्तम समावर्तक, यानी महत्तम, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो अगर हमें इनका महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है तो आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है जो दोनों में है। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ हमें उभयनिष्ठ जो गुणनखंड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 13। तो 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसका जो HCF आ जाएगा, महत्तम समावर्तक जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, इनका ही लघुत्तम समावर्तक भी ज्ञात करना है। यानी हमें वापिस शॉर्ट विधि से करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको जो गुणनखंड हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए उससे ही हम लघुत्तम समावर्तक भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब लघुत्तम समावर्तक या LCM जो है वो कैसे ज्ञात होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने महत्तम समावर्तक में तो क्या किया था, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको आपने लिखा था, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, जितने भी इसके गुणनखंड हुए हैं उन सबकी आपको अधिकतम घात लिखनी है। क्या करना है आपको? अधिकतम घात कितनी आई हुई, जैसे इसमें देखें तो 2 जो है कितनी बार है? 1 बार, तो 2 की घात 1 हो गई। 13 भी कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी 7 कितनी बार है? 1 बार, और 13 कितनी बार है? 1 बार। तो इनकी घातें जो बनेगी सबकी एक ही। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कि वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना आवश्यक नहीं है कि दोनों में ही होना चाहिए। आपको जितने भी अभाज्य गुणनखंड दिख रहे हैं वो सब हमको लिखने हैं। उसकी शर्त ये है कि आपको उसकी हाईएस्ट घात लिखनी है, जितनी ज़्यादा पावर है वो आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखें 2 को देखते हैं, यहाँ 2 की घात कितनी है? 1। इसके अलावा कहीं नहीं है, तो हमें यहाँ 2 की घात 1 लिखनी है। उसके बाद में दूसरा जो है 7 दिया हुआ, 7 में कितनी बार है? 1 बार, और 13 भी जो है वो एक पंक्ति में हाईएस्ट कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, इसमें आपको कहीं ये नहीं करना है कि यहाँ पर भी 1 बार है, 1 बार है, तो 2 बार लिख दे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। चलिए, अब इसके हम आंसर ले लेते हैं। 2 की घात 1 का अर्थ क्या हुआ? 2। 7 को भी 1 बार गुणा करेंगे 7, और 13 की घात 1 का मतलब भी 13। अब इनका गुणा कर दीजिए। देखिए 7 दूनी कितने हो गए? 14। 14 को 13 से गुणा कर दीजिए, ये 14 लिख दिए, ये 13 लिख दीजिए। अगर आपको 13 का पार्ट आता है तो 13 से कर दीजिए, नहीं सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। 3 का 4 से गुणा कर दिया, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 1 का भाग 4, 1 एकम 1, 2 4 4 8 और 1 कितने हो गए? 182। तो आपको जो आंसर मिलेगा इनका लघुत्तम समावर्तक वो कितना मिल जाएगा? 182। चलिए, अब ये प्रश्न हमारा यही पूरा नहीं होता है, इसमें हमें देखिए आगे प्रश्न और लिखा हुआ है। पहला तो हमें क्या करना है, इनका LCM और HCF ज्ञात करना था, और उनके ऊपर जांच भी करनी है कि हमें जो ये आंसर मिले वो हमें सही प्राप्त हुए नहीं हुए। तो हमें थोड़ा सा काम इसमें और करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो काम कौन सा करना है, तो उसके लिए हमें ये करना है, जो जांच कैसे करनी है, हमें 2 संख्याओं का जो है उनका गुणनफल वगैरह तो ज्ञात करना है।
और दूसरा काम हमें क्या करना है, जो हमें HCF मिला है और जो LCM जो हमें प्राप्त हुआ है उन दोनों का भी गुणा करना है। ठीक है, दो संख्या तो कौन कौन सी थी, 26 और 91। तो ये जो है 26 और गुणा 91 इन दोनों का गुणा करना है। और इस तरफ आपको HCF जो प्राप्त हुआ, HCF कितना प्राप्त हुआ हमको 13 और LCM कितना प्राप्त हुआ 182। इनके हमें क्या करना है, गुणा करने। अगर इन दोनों के गुणनफल अगर समान आ जाएंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो LCM ज्ञात किया है या हमने HCF ज्ञात किया है वो हमें बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो हम 26 और 91 का गुणा कर देते हैं। ये 26 और ये 91 का सिंपल सा गुणा कर दीजिए। 1 का 6 से किया 6, 1 का 2 से किया 2, 9 का 6, 9 6 कितने हो गए 54, हासिल कितने हो गए 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो गए 23, 6 4 2 6 3 2, यानी कितना मिल गया हमें, ये तो है 2366। ठीक है, यही काम हम इनके लिए भी करें। यहाँ हमें किसका करना है, 13 और 182 का गुणा करना है। 182 और ये 13, सिंपल सा गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 8 या 24, हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए 5। 1 का 2 से किया 2, 1 का 8 से किया 1 और 1 का 1 से किया 1, 6 6 8 और 5 कितने हो गए 13, 2 कितने आ गए, ये भी 2366। तो ये भी हमें प्राप्त हो गए हैं 2366। इसका अर्थ है हमने जो काम किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो इससे हम इस तरह से हम किसी प्रश्न की जांच कर सकते हैं, तो हमें मालूम पड़ सकता है कि HCF और LCM सही है या नहीं थी। आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया वो दिया हुआ है 510 और 92 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और इसी तरह से हमें इनकी जांच भी करनी है। तो जैसा हमने पहले प्रश्न में किया था वैसा का वैसा हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, 510 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया, वैसे देखने में आपको तीनों ही प्रश्न एक ही जैसे लग रहे हैं तो मैं इसमें समय वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये जो प्रश्न है जैसे 510 है, इसके हम क्या करते हैं, तो कई बार हम जल्दबाजी में जब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, हम बिना भाग दिए, जैसे हम ये दिख रहा है कि जैसे 5 और 10 लिखे हुए हैं जिसमें 5 का भाग सीधा सीधा जाता है, तो हम सीधा कर देते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इस तरह से हम भाग कर देते हैं। उस समय क्या होता है, हमारा ये प्रश्न जो होता है वो गलत हो जाता है क्योंकि हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, हम इसको सही तरीके से नहीं करते हैं। जब हम इसको प्रॉपर्ली भाग नहीं करते हैं तो हमारे जो आंसर है वो गलत आते हैं। ठीक है, तो हमें जो करना है वो इसको बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ही करना है। आप कहीं भी इतना ज़्यादा शॉर्टकट में इस प्रश्न को नहीं जाए, आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जब भी हर प्रश्न को करेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखिए इसका इकाई का कितना है, 0 है, मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 2 का भाग आप पूरा पूरा इस तरह से देखे हमेशा, क्योंकि डायरेक्टली कहीं भी करेंगे कई बार हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। जैसे 2 दूनी 4, पीछे कितना बच गया 1, एक और ले ले, कितना हो गया 11, 2 पंजे 10, पीछे बच गया 1, अगली संख्या ले ली 0 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो हमें जो इसके आंसर मिले हैं कितने मिले हैं 255। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप कहीं भी इनको सीधा डायरेक्टली अगर आप अच्छे से अगर करना जानते हैं, आपको ये पता है कि जैसे 2 संख्या साथ में लेते हैं तो उसका 0 यूज करना पड़ता है, तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप भाग की ही क्रिया द्वारा करें। ठीक है, अगली संख्या आप देखिए इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। हम इनको जोड़ के देखें, 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, मतलब 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। कितने हो गए, भाग दे दीजिए, वही जैसे 255 है इसमें हम 3 का भाग दे देते हैं, 8 दिया कितने हो गए 24, पीछे बच गया 1, अगली संख्या हमने ले ली 5, कितने हो गए 3 पंजे 15। ठीक है, तो कितनी बार भाग गया 85 बार, ये लिख दी हमने 85। अब इनको जोड़ के देखिए 8 और 5 कितने हो रहे हैं 13, 13 में तो 3 का भाग नहीं जा सकता, इसका अंतिम अंक 5 है, इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जरूर जाएगा। 5 का भाग ले दिया, कितनी बार जाएगा, ये हमने लिख दी 85, इसमें 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, पीछे कितने बच गए 3, अगली संख्या ले ली 5 और 5 7 35, यानी कितने आंसर आ गए 17। ठीक है, और हम जानते हैं कि 17 जो है वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जिसमें केवल 17 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, एक बार। ठीक है, अब दूसरी जो संख्या दी वो क्या दी हुई है 92 दी हुई है। अब इसको भी आप पहले 2 से भाग दिया हमने, कितनी बार 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, 6 दूनी 12, पुनः 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा 23 बार, और 23 तो खुद अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, एक बार। ठीक है, ये तो आगे इनके अभाज्य गुणनखंड, तो अब इनको हम नोट कर लेते हैं जैसे हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। 510 के तो क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, और 92 के जो आए हैं वो क्या क्या आए हैं
2 गुणा 23। ये तो आ गए हैं दोनों के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, पहले तो इनका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, जो दोनों में ही कॉमन गुणनखंड है, जैसे दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा देखिए 3 नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इसका केवल एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, केवल 2। अब हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो हम इनके पुनः अभाज्य गुणनखंड तो हमने जो प्राप्त किया वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सीधे मैं इनकी घात के रूप में लिख देता हूँ। जैसे 2 कितनी बार है, 1 घात है 2 की घात, 3 की घात भी कितनी है 1, 5 की घात भी कितनी है 1, और 17 की घात भी कितनी है 1। इसी तरह से 92 के हम लिखें तो देखिए 2 की घात तो हमें मिल रही है 2, और उसके बाद में 23 की घात हमें मिल रही है 1। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि हमें अधिकतम घात लिखनी है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है 2, तो हमें यहाँ पर 2 की घात 2 लिखनी है। उसके बाद में आगे बढ़े, 3 की घात है कितनी है, मैक्सिमम 1 है। इसी तरह से 5 की घात भी 1 है, उसके बाद में 17 की घात भी 1 है, और उसके बाद में 23 की घात भी 1 है। ठीक है, अब हम सबका क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा। 2 की घात 2 का अर्थ कितना हुआ, 2 दूनी 4। उसके बाद में 3 की घात 1 का अर्थ हुआ 3, 5 की घात 1 का 5, 17 का 17 और 23 के 23। अब हमें इन सबके क्या करने हैं, गुणा। जब हम इनके गुणा करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। देखिए पहले 4 का गुणा 3 से कर दिया, कितना हो गया 4 दिया 12, 12 का 5 से कर दिया 12 पंजे 60, 60 को 17 से गुणा कर दीजिए। इस 17 से गुणा किया बिल्कुल सिंपल तरीके से, 6 सत्ते 42, 4 6 कम 6 और 4 हो गए 10, ये आ गया 0, ये 2, ये 0, ये 1, कितना आ गया 1020। अब इसका हम गुणा कर देगा 23 से, 23 से गुणा कर दिया, 0 का 0, 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 एकम 3, 2 से कर दीजिए, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 से किया 0 और 2 एकम 2। हमें आंसर मिले 0, 6, 4, 3 और 2, 23,460। यानी इसका आंसर जो मिला है 23,460, ये आ गया इसका लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, अब हमें जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, अब हमें इनकी जांच करनी है। तो आपको वही काम करना है, क्या करेंगे आप, जो दोनों संख्या दी हुई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, साथ में हमें एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करना है। तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रश्न हमने सही किया है या गलत किया है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन सी है, 510 और दूसरी संख्या है 92, इन दोनों का गुणा करना है। और साथ में इधर क्या होना चाहिए, एचसीएफ कितना आया, हमें मिला है 2 और एलसीएम मिला है हमें 23,460। अब इनका गुणा करके हम चेक करते हैं कि हमारे आंसर सही है या नहीं। बहुत ही सिंपल सा गुणा, 510 का 92 से गुणा कर देते हैं। देखिए 2 का 0 से कर दिया 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, अब अगला 9 का गुणा कीजिए, 9 का 0 से कर दिया 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितने आ गए 0, 2, 9, 6 और 4। इनका आंसर तो आ गया है 46,920। ठीक है, यही काम इधर भी कर दीजिए। देखिए 2 का 0 से कर दिया 0, 2 का 6 से कर दिया 2 6 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और कितने हो गए 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। दोनों के आंसर सेम आ गए, मतलब हमने जो क्रिया की है वो हमारी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न की जांच कर सकते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है 336 और 54, इसका भी आप इसी तरह से करें। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ बिल्कुल कहीं भी संकोच करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे इसमें समस्या हो रही है, आपको अभाज्य गुणनखंड में समस्या हो रही है, या इनके हसब लगाने में समस्या हो रही है, या इनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने में समस्या हो रही है, या इनकी जांच करने में समस्या हो रही है। जहाँ भी आपको समस्या हो आप जरूर पूछें, ताकि पूछने से ही हर प्रश्न का हल मिलता है हमें। आप कहीं भी संकोच नहीं करें। आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके मैथ्स की हर छोटी से छोटी कमी को आपको दूर करूँगा। तो आशा करूँगा इस वीडियो में आपने बहुत ही सरल तरीके से लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना बहुत ही सरल तरीके से सीखा होगा। तो हम वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस तरह के जो वीडियो है उनका बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।